डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। जो है नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 बहुपद चल रहा था, जो समाप्त हो चुका है। अगर आपने उसके सवाल, उसके प्रश्न, उसकी एक्सरसाइज अगर नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन पर जाएंगे और उसकी प्लेलिस्ट जो है दी गई है कि क्लास 10th मैथ सोल्यूशन। वहाँ पर जो है सभी आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 के सारे सवाल, एक एक क्वेश्चन जो है वहाँ पर मिल जाएगा, उसका हल मिल जाएगा और हमने अच्छी तरह से उसका हल आपको समझाया है। आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं और अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि क्लास 10th गणित है, तो आपको पता ही है, चल ही रहा है। आपका है पार्ट 3। क्या है? पार्ट 3 या अध्याय 3 या अभ्यास 3 कह सकते हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ से देखो, दो चर की बात की गई है। पहले तो इसके बारे में समझ लेते हैं। हमने बताया कि चर किसे कहते हैं कि चर राशियां हमारी एक्स वाई जेड ये चर होती हैं, यानी 1 2 3 4 ये जो है हमारी ये चर राशियां हैं। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एम एन ओ, ये भी जो है इन्हें हम चर के रूप में मानते हैं। ये हमारी चर राशियां हैं। तो दो चर, यहाँ पर जो समीकरण हमारा बनेगा, क्योंकि दो चर, उसमें दो चर होंगे। कोई हमने मान लिया एक्स कामा वाई हो सकते हैं, या वाई जेड हो सकते हैं, या एन, कोई भी दो हम ले सकते हैं राशियां। दो राशियां हम लेंगे, दो चर राशियां। ठीक है, तो दो चर यहाँ तक हो गया है आपका। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण की बात करें तो रैखिक समीकरण आप जानते हैं, जैसे द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का होता है, यानी जिसकी घात 2 है। जिसकी घात 2 है उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण कहते हैं जिसकी घात 1 है, यानी हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। ये हमारा रैखिक समीकरण है। देखो एक्स यानी घात 1 है, या हम लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी, ये कुछ भी हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं बी वाई प्लस डी, सही है, कुछ भी हम लिख सकते हैं सी वाई प्लस एम। ये हमारा जो है, ये जहाँ पर हमारे एक्स वाई, ये जो हमने मानी है एक्स वाई हमारी चर राशियां हैं, आप ध्यान देंगे। और रैखिक की बात की गई है तो हमारा ए एक्स, यानी एक्स पर देखो एक घात है, या ए वाई हम लेंगे या सी वाई लेंगे तो वाई पर देखो एक घात है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर कर दें, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। और ए एक्स प्लस बी बराबर 0 कर दें तो ये हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्योंकि रैखिक समीकरण यानी जिस समीकरण की घात 1 होती है। एक देखो, इसके ऊपर घात 1 है लेकिन लगी नहीं है। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे, बात है दो चर, यानी दो चर होने चाहिए, एक्स वाई कुछ भी दो चर होने चाहिए। फिर बात हुई है कि रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हमने बताया है कि द्विघात समीकरण आपका मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी जिसकी घात जो है 2 होगी उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसकी घात 3 होगी उसे त्रिघात समीकरण। और यहाँ पर इसका जो है व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी या सी एक्स प्लस डी, यानी जिसकी घात 1 होगी उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। युग्म आपको मालूम है, युग्म यानी जोड़ा। इसमें जो है दो हमारे रैखिक समीकरण बनेंगे, यानी दो चर राशियां होंगी वाले रैखिक समीकरण, दोनों रैखिक समीकरण होंगे। उसके ऊपर ना तो 2 घात होगी, ना 3 घात होगी, ना 4 घात होगी, यानी 1 घात होगी। और 1 घात को हम लिखते नहीं, तो ऐसे ए एक्स प्लस बी लिखा होगा जिसके ऊपर 1 घात होती है। और रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा, दो समीकरण बनेंगे। तो आइए, अब आप अपना यहाँ से समझ चुके हैं और हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसमें भी बता चुके हैं कि ये जो आपका चैप्टर 3 चल रहा है आज से, इसका हम एक एक सवाल लगवाएंगे। जैसे प्रश्नावली यहाँ से आपकी है 3.1, इसमें कोई सूत्र है नहीं, 3 सवाल है, मैं आपको बताऊंगा ये अलग अलग वीडियो में। आज की लाइव में जो है हम आपका ये सवाल नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ। कल 8 बजे फिर मैं लाइव आपके समक्ष जुड़ूंगा और दूसरा प्रश्न बताऊंगा, तीसरा प्रश्न, एक एक सवाल अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। बिल्कुल जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ वीडियो को आप अंत तक देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और जो भी हमने बता दिया है कि इस चैप्टर में जितने भी सूत्र होंगे, जितने भी फार्मूले होंगे, वो सूत्र सारे हम आपको सवालों के साथ में बताते चलेंगे। जिस सवाल में जो भी सूत्र प्रयोग होगा वहीं पर हम आपको बता देंगे कि इस सूत्र में यहाँ पर ये, इस सवाल में यहाँ पर ये सूत्र प्रयोग हुआ है, और आप जो है उसे नोट्स में नोट कर सकते हैं और उसे याद करेंगे। सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। तो देखो, आपकी हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 आप देख रहे हैं, जिसका ये प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब किसी का नाम है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं, सवाल आप अपने गणित में भी देख सकते हैं। आप कोई सा भी गणित उठाएंगे, आप जो भी गणित पढ़ रहे हैं उस गणित में जो है आप चैप्टर 3 निकालेंगे और उसकी प्रश्नावली 3.1 उसमें देखेंगे, फर्स्ट सवाल आपका यही मिलेगा। तो आप अपने गणित में भी देख सकते हैं और यहाँ जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये आपका प्रश्न दिया गया है, देखिए इसे हम हल करेंगे। किस टाइप से हल करेंगे, तो आप अंत तक जो है इसे सही से देखते जाएं। 2 चर वाले, यानी इन सवालों को हमें लगाना है, उसमें हम 2 चर मानेंगे और रैखिक समीकरण बनेंगे और युग्म यानी 2 समीकरण बनेंगे। तो देखिए आप अपने सवाल गणित में देखें, दिया गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, तो मान लो उम्र की बात है, तो मान लो माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की बात की गई है, तो पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। हमने बताया यहाँ पर हम 2 चर राशियां मानेंगे। आपका सवाल ही कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी 2 चर, आपका सवाल कह रहा है 2 चर, तो यहाँ पर हम 2 चर राशियां मानेंगे। माना आफ्ताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु जो है वो y वर्ष है, या yz मान सकते हैं, pq, कोई भी 2 राशियां मानेंगे, 2 चर राशियां। तो हमने मान लिया है कि माना आफ्ताब की आयु जो है वो x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु जो है वो y वर्ष है। कितनी है? y वर्ष। अब देखेंगे सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष पहले या 7 साल पहले, तो लिख दो 7 वर्ष पहले या पूर्व, बात वही है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी आप बताएंगे। अब आप मान लीजिए कि आप अगर 16 वर्ष के हैं, आप कितने 16 वर्ष के हैं, और मैं आपसे कहूं कि 7 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे। भाई आप अभी 16 वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष पहले कितने के होंगे, 7 घटाना है यानी 9 वर्ष के। 7 वर्ष पहले आप 9 वर्ष के होंगे, 7 वर्ष बाद तभी तो हुए हैं। क्या किया है हमने, 16 में से 7 घटाए हैं, तो यहाँ उसकी x है, x से 7 घटा देंगे, x माइनस 7 वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, पुत्री की जो है वर्तमान आयु है y वर्ष, तो ये हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। यहां से जो लिख सकते हैं माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, सही है, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 वर्ष पहले अभी 3 वर्ष बाद की बात की जाएगी। ये हमने वर्तमान आयु मानी है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखो प्रश्नानुसार, ये लिखने के बाद प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, आपका प्रश्न क्या कह रहा है आपको मालूम होगा। प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है, देखो अपने प्रश्न में कि 7 वर्ष पहले या 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब की कितनी है x माइनस 7 और ये पुत्री की कितनी है y माइनस 7। यहां पर ध्यान देंगे, यहीं पर समझने की बात है, बस और कुछ नहीं। आफ्ताब की वर्तमान आयु x, पुत्री की वर्तमान आयु y, ये तो आपको पता है 7 वर्ष पहले की बात है तो घटा देंगे, अगर बाद की बात है तो जोड़ देंगे। अब यहां पर समझेंगे, समझने वाली बात है। प्रश्नानुसार यानी आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये जो है आफ्ताब की आयु यही तो है। आप देख रहे हैं आफ्ताब जो है वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का है, और हमने निशान किसका लगाया है, बराबर का। हमें बराबर करनी है दोनों की आयु। अगर बराबर करनी है, अभी आप तराजू पर कोई 2 वस्तुएं रखें, अगर एक का पलड़ा नीचे है और एक का पलड़ा ऊपर है, तो बराबर करने के लिए हम किस पर रखेंगे, बस
जिसका ऊपर है ऊपर वाले पे रखेंगे तभी तो खिसक के नीचे आएगी, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो ये है, आप यहां से समझेंगे कि जो है आफ्ताब की आयु 7 गुनी, यानी यहां पर 7 का गुना है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सवाल कह रहा है 7 गुनी, तो हमें बराबर करनी है, तो बराबर करने के लिए हम इसमें 7 का गुना कर देंगे। यहां पर आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जो है विद्यार्थी इसमें गुणा कर देते हैं, जो छात्र छात्राएं इसी में 7 का गुणा कर देते हैं, सवाल आपका गलत हो जाता है। क्योंकि सवाल कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये तो पहले ही 7 गुनी आयु का है, और इसी में 7 का गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा और ज्यादा, 7 7 49 हो जाएगा, और बढ़ जाएगी इसकी उम्र, क्योंकि 7 का गुणा इसमें पहले से है। सवाल कह रहा है 7 गुनी आयु का, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो 7 गुनी पहले से, हमने बराबर का निशान लगाया, हमें 7 गुनी करने के लिए इसमें 7 का गुणा करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। बस गुणा कर दो, ये x माइनस 7 बराबर 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7y और माइनस 7 7 49, ये x और y को इधर लाएंगे, माइनस के 7y बराबर 7 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 49 पहले से थे, तो ये हो जाएंगे x माइनस 7y बराबर 7 से घटाएंगे माइनस के 42, समीकरण 1। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब समीकरण 1 समझ में आ गया है, हमने बताया युग्म की बात की गई है, तो यहां पर 2 समीकरण बनेंगे, 2 हमारे रैखिक युग्म जो है, 2 रैखिक समीकरण युग्म बनेंगे। अब देखो दूसरे पर आ जाओ, अब क्या कहता है अपने सवाल में देखें कि 3 वर्ष बाद, तो यहां पर लिखो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, अब वही है, अभी आप कितने वर्ष के हैं, 16 वर्ष के, और हम कहें 3 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो मैं 3 वर्ष बाद यानी 3 जोड़ना है, बढ़ेगी उम्र, तो हो जाएगा तो 16 3 19 के, तो ऐसे उसकी x थी तो 3 जोड़ दो, x प्लस 3 वर्ष, ऐसे ही 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y थी और 3 वर्ष बाद यानी ये भी 3 जुड़ जाएंगे, ये हो गई। अब फिर देखें, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार देखेंगे। देखो प्रश्न में देखें अपने कि वो आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो यानी ये तो हो गई है आफ्ताब की, और ये हो गई है पुत्री की, और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का है, पहले 3 का है, तो 3 का इसमें करना है, ध्यान रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर गुणा करेंगे 3y प्लस 3 तिया 9, यही तो हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 और उधर जाएंगे माइनस के 3, तो ये x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2। देखो आपके 2 रैखिक समीकरण बन चुके हैं। देखो x बाई 2 चर राशियां हैं, यहां से ध्यान देंगे 2 चर x और बाई 2 चर राशियां हैं, रैखिक यानी देखो घात 1 1 है, रैखिक हो गए, और युग्म यानी दोनों 2 समीकरण बने हैं, तो ये जोड़ा हो गया। अब यहां से आप ध्यान देंगे, इतना आपका सवाल लग चुका है, लगने के बाद कहा गया है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, तो लिख दो पहले तो, या यहीं पर अभी जगह है तो लिख दो, इस स्थिति का पहले लिख दो बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप तो आपका यही हो जाएगा, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 और x माइनस 3y बराबर 6, ये आपका हो गया है बीजगणितीय रूप। अब बात की गई है ग्राफीय रूप की, किसकी बात की गई है, ग्राफीय रूप की, आप देख सकते हैं, तो ग्राफीय रूप के लिए अब आगे आ जाओ, इस स्थिति का ग्राफीय रूप, या सिर्फ लिख दो ग्राफीय रूप के लिए, ग्राफीय रूप के लिए क्या करेंगे, या लिख दो इस स्थिति का ग्राफीय रूप, सही है। तो देखेंगे समीकरण 1 से,
समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट समीकरण हमारा क्या दिया गया है कि x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 दिया गया है। आप देख रहे हैं ये उधर जाएगा तो x बराबर देखो 7y प्लस के हो जाएंगे, माइनस के हैं, और माइनस के 42 पहले से रखे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका सवाल लग चुका है। यहां से जो है आप इसमें मार रख देंगे, इसमें रख दो x, इसमें y, और इसमें 3 इसके मान में निकालने हैं। अब देखो यहां से हमें ये बनाना है। इसे बनाने के बाद देखो ये हम कैसे भरेंगे इन्हें। यहां से देखो x बराबर है तो x का मान अपने आप निकलेगा, क्योंकि x बराबर ये है। यहां पर इस समीकरण में हम y का मान रखें, x का मान अपने आप निकल आएगा। अब देखो यहां पर कोई आपके लिए ये नहीं है कि ये रखो, कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई भी संख्या 0 1 2 3 या माइनस में या प्लस में कोई अंक, चाहे माइनस में चाहे 0, कुछ भी आप रख सकते हैं। आपके जो भी बनेंगे उससे आप ग्राफ बनाएंगे। तो यहां से देखें, अगर हम यहां पर रखेंगे 0 y की जगह, तो 0 का साथ में गुणा करेंगे, ये तो हो जाएगा 0। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आएगा -42। तो y बराबर 0, x बराबर -42। ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये गलत नहीं है। लेकिन यहां से ध्यान दो, नहीं तो आप कहेंगे ये रखा क्यों नहीं। ये है, अब देखो y का है 0, अब x का है 42। एक तो 42 बहुत बड़ी संख्या है तो हमें ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि 0 और 42 में अंतर बहुत है। इतने रखो कि दोनों में 6 7 8 10 अंकों का पास पास रहे, किसी का 6 आ जाए, 1 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 0 आ जाए, ऐसे ज्यादा बड़ा अंतर नहीं रखना है। और आप बड़ा भी अंतर रख सकते हैं, ये नहीं, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। यहां आप y बराबर 0 भी रख सकते हैं। x का -42 आ जाएगा, आपका ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, 42 तक जाएंगे और तब भी आपका सवाल लग जाएगा। ये आपसे नहीं है कि नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर हम छोटे बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो सोचो y की जगह पर हम क्या रखें। तो y की जगह पर रख दो, y की जगह पर अगर हम रख देंगे 5, देखो अगर y की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 रखेंगे गुणा होगा 5 सत्ते 35, और 35 से 42 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे -7, क्यों कम से जा रहे हैं ज्यादा। अब इधर से ध्यान दो, अब यहां से अब देखो अगर हम रखेंगे 6 तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 रखेंगे और 42 से 42 0। आ गया यहां तक समझ में। देखो 6 कम ही अंतर है दोनों के बीच में। अब देखो अगर यहां पर हम रख देंगे 7 तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 से 42 जाएगा तो आ जाएगा 7। बस अब इसके बाद देख लो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 से दो समीकरण आपका क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। दूसरा समीकरण दिया गया है कि x -3y बराबर 6। यहां से अगर हम निकालेंगे x बराबर 6 और ये उधर जाएगा प्लस का 3y। बस इसका भी बना लो यही डिब्बा जैसा साड़ी। देखो यहाँ लिख दिया x और यहाँ y। इसमें भी देखो x बराबर, यानी यहाँ y का मान हमें रखना है। तो y का मान देखो यहाँ से अगर हम रख देंगे, पहले तो रख दो 0, अगर रखते हैं तो आ जाएगा 6, सही है, छोटे ही ज़्यादा अंतर नहीं है। तो देखो यहाँ हम रख देंगे 0 y का, तो ये 0 हो जाएगा तो बचेंगे x में 6। अब देखो अगर हम रख देंगे, अगर 1 रखते हैं तो 6 3 9, तब भी सही हो जाएगा। 2 रखते हैं 6 6 12, माइनस में देख लो कोई छोटा आ जाए, यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, 1 रखेंगे 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ हमारे 7 है तो हम कोशिश करेंगे 8 या 9 तक बना लेंगे साड़ी। हम सोचते हैं ज़्यादा क्यों बढ़ाएं, तो इसी तक रखें, 6 ही 7 में कोई आ जाए। तो देखो अगर हम रखेंगे यहाँ -1 तो ये हो जाएगा -3, और 6 से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। y का रखा हमने -1, 6 से गया 3 तो बचेगा 3। अब रख देंगे -2 तो ये हो जाएंगे 3 दूनी 6 -6 यानी प्लस के 6 0।
अब यहाँ पर आपको बन नहीं रखा, बन भी रख सकते हैं, आप लगा सकते हैं। आपका कोई भी अध्यापक, कोई भी टीचर आपका गलत नहीं कर सकता है, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में लगा कर आए, चाहे आप स्कूल में लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम बाई का बन रखेंगे, 3 एकम 3 और 6 3 9 हो जाएगा। आपका सवाल लगेगा और बिल्कुल सही लगेगा, आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ हमने सोचा है कि यहाँ हम एक टेबल बना चुके हैं पहले ही, हमारी टेबल पहुंची है 7 तक, तो हम सोचते हैं इसे भी हम 7 और 6 के बीच में रखें, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे उसके अंक जो है या 7 8 तक ले जाएंगे, हमें ज़्यादा अधिक नहीं बनाना पड़ेगा। हम इसे बर रखते 9 हो जाता तो हमें जो है 9 10 तक ले जाना पड़ता। इसलिए आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। तो देखो बस ये हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ ही स्थित है तो अब बना लो इसे ग्राफ। अब यहाँ पर देखो हम आपको समझा देता हूं। अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, आप जब सवाल लगाएंगे अपने स्कूल में तो ग्राफ की कॉपी लेंगे, अपने घर पर लगाएंगे, ग्राफ की कॉपी पर ये बनाएंगे। और इसके बाद जब आप ये सवाल बोर्ड परीक्षा में लगाएंगे, ये सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में, तब आप तुरंत आपके क्लास में जिस भी अध्यापक की ड्यूटी आप तुरंत उससे मांगेंगे। अगर नहीं दिया तुरंत मांगेंगे कि सर हमें ग्राफ चाहिए, यानी ग्राफ का पेज हमें चाहिए, तो आपको तुरंत ग्राफ का पेज मिलेगा। ये नहीं कि आप बैठे रहें चुपचाप और ऐसे ही कॉपी पर बना के आए, आपका गलत हो जाएगा सवाल, आपका सवाल गलत हो जाएगा। इस सवाल में 2 है, बीजगणितीय रूप, ग्राफीय रूप। अगर माना 3 नंबर में आ गया या 2 नंबर में आ गया, अगर आपने ये ग्राफ पर नहीं बनाया तो सिर्फ आपको 1 नंबर मिलेगा, मात्र बीजगणितीय रूप का। ग्राफीय रूप का नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आप बिल्कुल सही लगा कर आए, जब तक आप इस ग्राफ को ग्राफ पेज पर नहीं बनाएंगे। तो आपको ग्राफ पेपर जो है तुरंत मांगना है। आपके क्लास में जिस भी अध्यापक की ड्यूटी हो आप तुरंत उससे मांगेंगे हमें ग्राफ पेपर दीजिए, वो आपको तुरंत देगा। यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। आप ये हमारा हो गया एक्स डैश, और ये होता है वाई, और ये वाई डैश। ये एक्स अक्ष की धन दिशा और ये वाई अक्ष की धन दिशा। यहाँ हमारा होता है ये मूल बिंदु यानी मध्य बिंदु 0,0। हमने बताया देखो अधिकतम अंक दोनों में हम देख सकते हैं, अधिकतम अंक 7 है तो 7 से 1 बढ़ा लो, 8 तक चलते जाओ नंबर सभी तरफ। तो देखो जब हम 8 तक चलते जाएंगे, 1 हमने बढ़ा लिया है। देखो अब यहाँ पर हमारा सही नहीं बनेगा, हमने कॉपी में बनाया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर बनाएंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है, आप ध्यान देंगे। क्या है बात? यह है कि आप पहले तो ये ग्राफ पर बनाएंगे। दूसरी बात, अगर ये 7 तक है, अगर ये यहाँ तक 8 तक लेंगे तो यहाँ भी 8 तक गिनती, यहाँ भी 8 तक गिनती, ऊपर भी 8 तक गिनती और नीचे भी 8 तक गिनती। ये नहीं यहाँ 8 चले, यहाँ 7 चले, ऊपर 6 चले, नीचे 5, बराबर चलना है आपको। और उसके बाद ये ध्यान रखें, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल समान दूरी पर होंगे। आपके ग्राफ में लकीरें होंगी, अगर एक यानी इनके बीच में 5 का गैप है तो 5 का 3 का जो भी आप अपने यानी पतली पतली लकीरें होंगी ग्राफ में, तो अगर इसके इस नंबर और इस नंबर के बीच में यानी यहाँ पर 1 और ये 2, 1 और 2 के बीच में अगर पतली पतली 5 लकीरें हैं तो सभी के बीच में 5 होनी चाहिए, ऊपर भी नीचे भी चारों तरफ। ये ध्यान देंगे। नंबर डाल दिया 3 4 5 6 7 8, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ऐसे ऊपर प्लस में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आप ध्यान रखेंगे कि नंबर जो भी डालना है आपको बराबर चारों तरफ, और ये गैप जो है ये बराबर आपको रखना है, तभी आपका सही बनेगा। जितना यहाँ पर रहेगा इतना यहाँ पर, इतने इसके बीच में, इतने इसके बीच में और इतने इसके बीच में, बराबर चारों तरफ रहेंगे तभी आपका ग्राफ बनेगा। अब आप देखें जो हमने ये साड़ी बनाई थी, फर्स्ट वाली देख ले पहले। तो फर्स्ट देखो आप, एक्स पर कितने चले -7 और वाई पर 5। तो देखो एक्स पर चलेंगे -7 यानी इस दिशा में चलना है -7। ये देखो इधर 1 2, ये -7 ये है, इधर ही चलेंगे। और वाई पर 5 प्लस के, तो 5 ये है, तो देखो 5 ये आएगा और 7 ये, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये कितना है
-7, 5 बिंदु डालेंगे। दूसरा देखो x पर 0 यानी चले नहीं यहीं रहे, और y पर 6, तो y पर प्लस के 6 यानी जाएंगे यहाँ पर। ये हमारा हो जाएगा 0,6, यहाँ पर डाल सकते हैं 0,6। फिर देखो तीसरा 7,7 यानी x पर भी 7 चले और y पर भी 7 चले, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर चलेंगे तो ये देखो ये x के साथ यहाँ पर आए और y के साथ ये, तो ये मिलाना है, तो ये हो जाएगा इसका, ये हमारा है 7,7। बस अब पटरी से आप जो है इन रेखाओं को मिला देंगे। अब देखो यहाँ पर हमारी कम ज़्यादा हो गई, ये सही से नहीं मिल सकती हैं। आप जब बनाएंगे ग्राफ पर तब आपका ये बिल्कुल सीधा जो है इस पॉइंट से ऐसे ये मिलेगा, बिल्कुल ये सीधी रेखा इस तरह से जाएगी। और ये रेखा क्या थी, इसका नाम भी आप डाल देंगे यहाँ से। इस रेखा का नाम था x -7y बराबर -42। अब सेकेंड वाला आप देख लें। सेकेंड वाला दिया गया है, देखो x पर चले 6 और y पर 0, यानी x पर यहाँ पर 6 y पर चले ही नहीं, तो यहाँ पर आ गए हैं, सही है, यहाँ पर आ गए हैं। तो ये कितना हो गया हमारा 6,0, यहाँ पर हम लिख देंगे 6,0। इसके बाद देखो x पर तले 3 और y पर -1, x पर 3 और y पर -1, यानी ये है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3,-1। फिर देखो x पर चले 0 यानी चले ही नहीं और y पर चले हैं -2, तो ये हो जाएगा, यानी 0 चले ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0,-2। ठीक है, बस इसे जो है पटरी से बिल्कुल सीधा मिला देना है इस टाइप से। ये रेखा बन गई। इस रेखा का नाम क्या है वो आप नाम डाल दें। इस रेखा का नाम जो है वो है x, कहीं पर डाल दो, x -3y बराबर 6। बस आपका सवाल लग चुका है। अब आपका ये 2 नंबर में आया तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, अगर 3 नंबर में आता है तो आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। आप दोबारा जल्दी जल्दी में जो है फिर समझ लीजिए, कोई कठिन नहीं है प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये प्रश्न तो आप पढ़ ही सकते हैं, सही है। यहाँ से डायरेक्ट इसका हल देखें। माना आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु हो जाएगी x -7 और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y -7। प्रश्नानुसार जो कंडीशन दी गई थी वो हमने लगा दी और आपको समझा भी दी है। इससे समीकरण हमारा 1 बन गया है। फिर देखो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, प्रश्नानुसार जो ये कंडीशन हमने समझाई थी ये दी। इस स्थिति का ये बीजगणितीय रूप तो यही हो जाएगा। अब बात आई है ग्राफीय रूप की, तो ग्राफीय रूप के लिए पहले देखेंगे समीकरण 1 से। हमने इस टाइप को, यानी चाहे इधर x रखो चाहे इधर y रखो और सभी को उधर भेजना है, सिंगल रखना है, चाहे सिंगल x रखो इधर और चाहे सिंगल y रखो इधर, वो आपकी मर्जी है। यहां से देखो अगर हम सिंगल y रखते तो ये अपान में बनता, उधर जाता ये हो जाता -7y बराबर ये हो जाता -42 है -x, या 7 बराबर हो जाता 42x और ये 7 बटे में जाता। तो जब हमारा बटे में जहां तक कोशिश करो बटे में ना बने, हर में ना जाए कोई संख्या, और जब नहीं बनता है तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती, तब तो हमें ले जाना ही है हर में। वैसे जहां तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर में संख्या ना जाए, क्योंकि मार रखेंगे फिर घटाएंगे जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, बड़ा हो जाता है, इसलिए हम सीधा सीधा रखते हैं। यहां से ये हमने साड़ी बनाई और समीकरण 2 से हमने ये साड़ी बनाई। इस टाइप से आप समझ रहे होंगे, ये हमने ग्राफ बना लिया है। अगर ग्राफ आपको समझ में ये ना आया हो, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर ग्राफीय विधि आपको ये हल करना या ग्राफ बनाना आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। तो अगले वीडियो में जो है हम इसी सवाल को और ग्राफ का पेज लेकर आएंगे, आपके लिए ग्राफ का पेज लेकर आएंगे और उस पर हम ये ग्राफ बनाकर आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से ये ग्राफ बनाएंगे। अगर आपकी परीक्षा में ये ग्राफीय सवाल आता है तो इस ग्राफ को आप किस टाइप से बनाएंगे, ये जो है ग्राफ पेज पर बनाकर आपको दिखाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आया है और अगर समझ में आ गया है, मैंने बता दिया है, ये बराबर अंक लिखने हैं और बराबर गैप रखना है, तो अपने आप ग्राफ पेज में बनाएंगे, अपने घर पर ही प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ पेज में बनाएंगे। और बोर्ड परीक्षा में भी सवाल आए तो वहां पर भी आप जिसकी भी ड्यूटी हो क्लास में उससे ग्राफ पेपर मांगेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.1 और प्रश्न
2 और कल 8 बजे लाइव। जुड़े रहें सभी हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन पर, और हमारे चैनल को ध्यान रखें सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, जिससे हम जब भी 8 बजे प्रतिदिन लाइव आते हैं या कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए।